हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। था लास्ट टाइम हमने गॉस लॉ पढ़ लिया था और गॉस लॉ के बाद में हमने स्फीयर के लिए आउटसाइड, इनसाइड, सरफेस पर सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी। तो हमारे दो टॉपिक्स बचते हैं तो वो हम आज कवर करेंगे। एक तो हमारे पास है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर होगा इनफाइनाइट लेंथ का, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और हम उसमें गॉस लॉ को यूज़ करेंगे। दैट मीन्स वी विल यूज़ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी हम गॉस लॉ को अप्लाई करके इसको निकालेंगे। तो देखो, ये यूनिफॉर्म लेंथ का इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया। अब इसमें हम क्या करें कि गॉस लॉ अगर हमें अप्लाई करना है तो हम देखो फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे फॉर्मूला से। भाई फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और हम फ्लक्स दोबारा निकालेंगे किससे, गॉस लॉ से। तो वो जो भी आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट करेंगे, वहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो यार गॉस लॉ निकालना है तो पहले गॉसियन सरफेस होना चाहिए। अब ये वायर एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो इसके सिमेट्रिकल हम कौन सी सरफेस बना सकते हैं। तो यार हमें लगा कि हाँ, हम एल लेंथ का एक सिलेंडर बना सकते हैं इसके सिमेट्रिकल। 3D सरफेस होना चाहिए गॉसियन सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। हमने इसके अब सिमेट्रिकल एक सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर क्योंकि 3D होता है तो 3D ज्योमेट्री है, यानी कि हम उसको बना सकते हैं। और क्लोज्ड भी होना चाहिए, तो क्लोज्ड भी है। अब ये बताओ कि सिलेंडर के लिए, सिलेंडर आपने देखा होगा सिलेंडर कैसा होता है। ये हो गया सिलेंडर आपके पास। तो इसमें टोटल कितनी सरफेस होती है। एक तो ये सरफेस, जैसे ये सिलेंडर मतलब मान लो कोई टंकी है, तो एक इधर की सरफेस, एक ये वाली सरफेस, तीसरी सरफेस आती है कर्व्ड सरफेस। पानी की टंकी वगैरह देखी होगी, तो एक साइड से इधर सरफेस जो कि सर्कुलर होती है, दूसरी सरफेस इधर सर्कुलर, और तीसरा जो बीच में पाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। यानी 3 सरफेस होती हैं टोटल। सिलेंडर में कितनी सरफेस होती हैं, 3। तो फ्लक्स भी तीनों जगह से निकलेगा। तो यार हमने क्या किया, इसको देखो आर डिस्टेंस पर ले लिया। इसकी जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है तो इसकी कुछ चार्ज डेंसिटी भी होगी। तो इस देखो, लेंथ के लिए लैम्डा लेंगे और एरिया के लिए हमने सिग्मा लिया था। तो लेट लैम्डा बी द चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो लैम्डा कैसे आएगा, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करें कि यार ये पॉजिटिवली चार्ज या यूनिफॉर्मली चार्ज जो वायर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी पॉजिटिव से, कैसे जाती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी इधर, और इधर के लिए भी फील्ड इधर, यानी सिमेट्रिकल बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, सिमेट्रिकल। भाई इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल बनेगी। पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज जाएंगी फील्ड लाइन्स, इधर भी और इधर भी। और चाहे इधर की बात करें चाहे इधर, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है तो दोनों जगह पर कैसी होगी, बराबर, ठीक है। तो यार अब हम क्या करें, तीनों सरफेस से निकालना है हमें फ्लक्स। हमें चाहिए फ्लक्स टोटल। तो एक इस सरफेस से लाइन जाएगी तो उधर का फ्लक्स, इस सरफेस से लाइन जाएंगी उधर का फ्लक्स। अब यार फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन ऑफ सरफेस। तो इस सरफेस के लिए देखो, अगर हम यहाँ पर देखो एक छोटा सा एरिया निकाल लें और उस छोटे एरिया से फ्लक्स निकाल लें, तो इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी हम क्या करें, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लें और उधर फ्लक्स निकाल लें छोटा सा एलिमेंट, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे सरफेस के लिए। और तीसरा यहाँ हम जो है छोटा सा स्मॉल एरिया ले लेते हैं कर्व्ड सरफेस के लिए, उधर फ्लक्स निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अच्छा, लिखना क्या है, हमने एक थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ का लिया। तो कंसिडर अ वायर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया। कंसिडर अ लेंथ एल ऑन विच क्यू चार्ज इज प्रेजेंट। हमने एक एल लेंथ ली, मान लिया हमने कि इधर से इधर तक की लेंथ वायर की कितनी है, एल, और उस पर टोटल चार्ज जो है वो कितना है, क्यू, ठीक है। हमने क्यू चार्ज दे दिया इस पर। प्रेजेंट एट आर डिस्टेंस ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। अब इससे आर डिस्टेंस पर हमने गॉसियन सरफेस बनाना है। तो यार वायर सिलेंड्रिकल होता है, इसके सिमेट्रिक अगर हम कोई 3D सरफेस बनाएं
तो बेटर है कि हम एक सिलेंडर बना लें। तो हमने एक सिलेंडर यानी 3D सरफेस बना लिया। तो यार हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो यार देखो फ्लक्स कैसे, एक तो यहाँ से इसको 1 बोल दो, सेकंड यहाँ 2, यानी 3 सरफेस होंगे तो फ्लक्स भी 3 जगह से आ रहा होगा। अच्छा, इस वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो, फर्स्ट वाले एरिया के लिए, स्मॉल एरिया के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगी, क्योंकि पॉजिटिव से अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगी और ऊपर तो है ही नहीं, सिलेंडर इतना ही कंसिडर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होगी, इधर। अच्छा, कहीं पर भी एरिया वेक्टर कैसे आता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मान लो अगर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जाएगा इधर, यानी एरिया वेक्टर हो गया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इधर, यानी थीटा कितना होगा 90। किसके बीच में, E एंड DA, इनके बीच का थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो यार फ्लक्स तो हम निकाल लेंगे। अच्छा, सेकंड यहाँ पर भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इधर भी होगी, जबकि एरिया वेक्टर जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस यानी इधर, तो इनके बीच का एंगल भी कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90, यानी यहाँ पर भी थीटा कितना हो रहा है 90। अच्छा, तीसरी सरफेस ये कर्व्ड सरफेस, तो यहाँ के लिए हमने एक स्मॉल एरिया लिया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो भी है। अच्छा, इसके लिए अगर हम एरिया वेक्टर निकालें तो सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ सरफेस ऐसी थी तो इसके परपेंडिकुलर उधर गया इधर गया, इसके लिए परपेंडिकुलर किधर जाएगा इधर, यानी एरिया वेक्टर भी इधर ही आ गया। तो E और DA के बीच में जो थीटा आया वो कितना आया 0, वो कितना आया 0, ठीक है। तो अब हम क्या करें, टोटल फ्लक्स निकाल लो, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, पूरी गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा। इसकी बात करें अगर फाई नेट, तो वो कैसे आएगा भाई, यहां से स्मॉल फ्लक्स, अभी तो हमने स्मॉल एरिया लिया, तो यहां से जो निकलेगा वो d∅1 प्लस दूसरी सरफेस से d∅2 और तीसरी सरफेस से d∅3। लेकिन ये तो स्मॉल एरियाज थे ना, ये टोटल कैसे निकाले, जब इंटीग्रेट करेंगे, यानी यहां पर भी कितना आएगा इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब देखो फाई नेट कैसे निकालें हम, फाई नेट इज इक्वल टू, अब देखो d∅, तो फाई कितना होता है यार, क्योंकि फाई होता है EA cos थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ d∅ मतलब स्मॉल फ्लक्स, यहाँ छोटे से एरिया से जो फ्लक्स निकलेगा वो भी छोटा होगा, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब वो जुड़ जाएगा। तो ये कितना बनेगा, E एरिया DA, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, एरिया DA, और E और DA के लिए फर्स्ट वाली सरफेस पर एंगल कितना आ रहा है दोनों के बीच का 90, यानी EDA cos 90। अब ऐसे ही सेकंड वाले के लिए देखो, तो सेकंड के लिए d∅2 सेकंड सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E एरिया DA, और इनके बीच भी जो एंगल है वो भी 90 है क्योंकि सेकंड सरफेस पे, तो cos का कितना बन गया 90। फिर तीसरे वाले के लिए ये, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, मतलब थीटा कितना आ रहा है 0, यानी EDA cos 0। अच्छा, cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0, तो अगर ये 0 हुआ तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, यानी ये कितना होगा 0। अच्छा, यहाँ पर भी cos 90, तो ये भी कितना होगा 0, यानी जो टोटल फ्लक्स आएगा वो किसकी वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ इस थर्ड वाली सरफेस की वजह से। यानी अगर ये कोई सिलेंडर है हमारे पास, तो इस सरफेस से कोई एरिया नहीं, इस वाले सरफेस से कोई एरिया नहीं, ये जो कर्व्ड सरफेस है इधर से यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स होता है ये cos थीटा, हमें पता है। अब देखो फ्लक्स कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos, अच्छा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर हम 1 रख दें, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ EDA। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है क्योंकि भाई देखो यूनिफॉर्मली चार्ज है वायर,
यानी हर जगह चार्ज बराबर, तो चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज कैसी जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और दोनों साइड सिमेट्रिकल, बराबर चार्ज है तो इंटेंसिटी भी बराबर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर निकाल दिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आया तो इंटीग्रेट कौन होगा, dA। तो यहाँ कुछ नहीं है तो हमने मान लिया 1 है, ठीक है। तो 1 के लिए जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 अगर dA के लिए इंटीग्रेट होगा तो क्या बनेगा, E तो पहले ही से था, dA बन जाएगा A। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इनफाइनाइटली चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो हमने गॉस लॉ लगाना है, तो एक गॉसियन सरफेस मतलब सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर बना दिया क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। और इस सरफेस के अंदर ही बात करेंगे तो यार यहाँ पे 3 सरफेस बनेंगी सिलेंडर की, 1 2 3, तो 3 सरफेस से फ्लक्स भी निकलेगा। तो इधर के लिए अगर हम एक स्मॉल एरिया ले लें तो ये बना एरिया वेक्टर ऊपर की साइड, क्योंकि इस सरफेस से परपेंडिकुलर ऊपर आएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, थीटा कितना इनके बीच का 90। फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स होता है E A cos थीटा, मतलब कॉस का इनके बीच में कितना बनेगा 90, तो cos 90 होता है 0, मतलब यहाँ से फ्लक्स कितना आएगा 0। यहाँ भी 90 तो यहाँ से भी फ्लक्स 0। देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो इधर आएगा, यानी यहाँ एंगल 0, तो फ्लक्स सीधा थर्ड सरफेस से आएगा। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि टोटल फ्लक्स φ1 पहले वाले से, क्योंकि स्मॉल एरिया है तो स्मॉल फ्लक्स होगा, जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा आएगा, तो इंटीग्रेशन लगा दिया। ये 0, ये भी 0, थर्ड वाली सरफेस से जो निकलेगा EDA cos 90 हो जाए, cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये EDA। यहाँ से E को बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 1 डॉट DA, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो बनेगा A। तो यहाँ से हमने फ्लक्स निकाला। अब हम दोबारा फ्लक्स निकाल सकते हैं गॉस लॉ से, फिर दोनों को करेंगे। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो यार देखो इसके आगे देखते हैं हम, तो फाई नेट जो आ रहा था वो कितना आना चाहिए यार, ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2πRL। तो हमने लगा दिया 2π और रेडियस कितना था R इंटू L, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे हमारे पास एक बार के लिए फ्लक्स आ चुका है। तो अब हम दोबारा क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर इसके आगे हम यहाँ करेंगे, ठीक है। पहले ये करना है फिर ये। अब हम गॉस लॉ से निकालते हैं भाई, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है भाई, टोटल फ्लक्स या फाई नेट इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ से चार्ज कितना आ रहा है, अगर यहाँ से देखो लैम्डा क्या थी, चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। अगर यहाँ से चार्ज Q निकालना चाहें तो लैम्डा इंटू L हो जाएगा, ठीक है। तो इस चार्ज की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं Q की जगह पर। तो फाई नेट इज इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से फ्लक्स इतना आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो यार 1 और 2 दोनों अगर फ्लक्स हैं इसके लिए, तो दोनों फ्लक्स हैं तो फिर उनको बराबर होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स तो इक्वल ही आएगा। एक सरफेस से फ्लक्स निकालोगे तो इक्वल ही आएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर दो फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब प्रोसेस वही है। पहले फ्लक्स फॉर्मूले से निकाला, फिर फ्लक्स गॉस लॉ से निकाला, क्योंकि दोनों फ्लक्स नेट है तो दोनों को बराबर होना चाहिए। सो E इंटू 2πRL शुड इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यार L से L कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ऊपर लैम्डा बचा है, ये 2πR नीचे आ जाएगा, तो 2πR एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर कितनी आई, E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2πR एप्सिलॉन नॉट। तो यार ये था हमारा डेरिवेशन, कुछ नहीं करना, फ्लक्स निकालना है फॉर्मूले से, फिर फ्लक्स निकालना है गॉस लॉ से, फिर दोनों को कर देना है बराबर और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। तो होप बहुत ईजी है यार, होप आपको आसानी से समझ आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम इसका जो ग्राफ बनता है वो भी देख लेंगे। अब देखो इसके लिए अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो किसके लिए ग्राफ बनाना है, E वर्सेस R, मतलब डिस्टेंस के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है।
तो यार दो एक्सिस ले लिया हमने, इधर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर मान लिया हमने कि डिस्टेंस है। तो देखो यहाँ से कितना आया, E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस R डिस्टेंस के। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, भाई नीचे R है तो R से डिवाइड कर रहे हैं मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये नंबर बढ़ेगा तो फाइनल आंसर कम होता चला जाएगा क्योंकि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। यानी जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाने पर क्या होगा, सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ से ये R डिस्टेंस, इसको और बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे कि धीरे 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 ये कम हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे देखो डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, मतलब x पर ये r जो x एक्सिस पर लिया हमने वो जैसे जैसे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे नीचे कम होती जाएगी। मतलब x डिस्टेंस पर अगर डिस्टेंस है तो वो x डिस्टेंस पर जैसे जैसे आगे जाएंगे y पर वैसे वैसे नीचे आते चले जाएंगे। ये बन जाएगा इसका ग्राफ। तो होप आप लोग ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो हाँ, तो भाई अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और ये भी गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। तो भाई पहले तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज बना ली जाए। प्लेन शीट ऑफ चार्ज बना लिया, ठीक है, जो कि कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो हमने यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक प्लेन शीट बना लिया, ठीक है, जो कि कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो भी गॉस लॉ से, तो हमें एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि हमने एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस जो है वो गॉसियन सरफेस बना ली। अब इस गॉसियन सरफेस को अगर हमने बना लिया तो गॉसियन सरफेस में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी, इस डायरेक्शन में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये, और क्योंकि ये पॉजिटिव से अवे तो उधर भी अवे इधर भी अवे, यानी इधर की साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी, इस तरीके से। प्लेन शीट बनाई हमने जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज थी। अब उसमें अगर फ्लक्स निकालना है वो भी गॉस लॉ से, तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस जो कि सिलेंडर बन सकता था तो हमने एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है। अब ये यहाँ से x डिस्टेंस मान लो इसकी, ठीक। अब यार देखो तीन सरफेस बन रही हैं, एक इधर एक उधर और तीसरी ये कर्व्ड सरफेस। तो एक तो ये सरफेस हो गया, दूसरा ये सरफेस हो गया, और तीसरा से मान लो यहाँ पर ये तीसरा सरफेस हो गया, ठीक है। ये पूरा कर्व्ड सरफेस जो है वो तीसरा सरफेस हो गया। एक तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा एरिया, तीसरा सरफेस, तो यहाँ पर तीसरा एरिया। अब फ्लक्स निकालना है हमें, तो फ्लक्स तीनों सरफेस से निकलेगा। तो इधर के लिए ये बताओ कि मान लो एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, उस एरिया एलिमेंट के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही होंगी, परपेंडिकुलर इस सरफेस से। अच्छा, एरिया वेक्टर बनाते हैं तो क्या वो भी परपेंडिकुलर जाता है, तो एरिया वेक्टर भी कैसा, इसके परपेंडिकुलर। यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल, यानी यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 0। अच्छा, दूसरे सरफेस के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई एक छोटा सा स्मॉल एरिया लिया, तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी क्या वो भी इस डायरेक्शन में, और यहाँ जो एरिया वेक्टर बनेगा वो भी इस डायरेक्शन में। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में, देखो यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो थीटा बन रहा है क्या वो 0 बन रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस से 90 डिग्री, एरिया वेक्टर भी 90 डिग्री, तो दोनों के यानी दोनों आपस में पैरेलल, तो इनके बीच का एंगल कितना आएगा, 0। और यहाँ पर भी। अब तीसरे सरफेस में चाहे जहाँ ले लो, चाहे इधर चाहे इधर, मान लो हमने एक छोटा सा एरिया लिया, भाई अभी तो छोटा एरिया लेकर के स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जा रही, इधर, जबकि एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होना है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर उधर जाएगा, यानी एरिया वेक्टर कितना जाएगा, इधर। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना बनेगा, 90, यानी थर्ड सरफेस के लिए। तो देखो हम थ्योरी क्या लिखेंगे इसमें, कंसिडर a thin sheet of charge। हमने एक थिन शीट ऑफ चार्ज को कंसिडर किया, ठीक है। फिर
ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस अराउंड इट। उसके पास में हमने क्या किया, आसपास एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। अब देखो क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो यहाँ पर कुछ चार्ज डेंसिटी भी होगी, तो लेट सिग्मा, अब क्योंकि एरिया की बात है तो सिग्मा बी द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा को हमने यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मान लिया, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज, हमने क्यू मान लिया, अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, यही तो है चार्ज डेंसिटी। अच्छा, यहां से अगर चार्ज निकालें तो क्या सिग्मा इंटू ए बन जाएगा, ये भी निकाल के रख लो। देखो इस पे हमने क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है, कितना चार्ज दिया क्यू, और ये ए इसका एरिया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाएं। देखो हम क्या करने वाले हैं, इसमें से देखो फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम गॉस लॉ लगाएंगे। तो इस सरफेस से फ्लक्स, इस सरफेस से फ्लक्स, प्लस तीसरी सरफेस से फ्लक्स, तीनों से फ्लक्स निकालेंगे, टोटल जो भी बनेगा, फिर गॉस लॉ से निकालेंगे, और दोनों से फ्लक्स कैसा आना चाहिए, बराबर, दोनों को इक्वल करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे लिखते हैं। टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं, तो दो तरीके हैं। तो पहले हम फॉर्मूले से निकालते हैं। देखो हम जानते हैं कि फ्लक्स जो है वो कैसा होता है, ई डॉट ए कॉस थीटा। तो यार देखो फाई नेट यानी या फिर फाई टोटल, कैसे, छोटा देखो डी फाई वन और इसका इंटीग्रेशन। भाई यहाँ पर हमने छोटा सा एरिया लिया तो फ्लक्स भी छोटा बनेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे एरिया के लिए यानी फर्स्ट सरफेस के लिए फ्लक्स निकलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई वन स्मॉल फ्लक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई टू सेकेंड सरफेस से टोटल कितना बनेगा, तो इंटीग्रेट करके टोटल निकाल लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई थ्री यानी थर्ड सरफेस से कितना बनेगा। तो यार फाई नेट इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल, मतलब इनके बीच का थीटा कितना, 0, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0। सेकेंड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों पैरेलल, मतलब इनके बीच का एंगल 0, यानी ई डी ए कॉस 0। अच्छा, थर्ड सरफेस के लिए देखो, ये थर्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर ऊपर, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पर, क्योंकि एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर रहता है और इस वाले सरफेस के लिए परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा, यानी ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, 0, मतलब ये 0 तो ये पूरी टर्म 0, यानी ये तो हो जाएगी 0। अब देखो फाई नेट इज इक्वल टू, यहां से कॉस 0 मतलब 1, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर भी cos 0 ई डी ए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का। ऐसे यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का। यानी फाई नेट जो आ रहा है वो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन करोगे डी ए के लिए तो क्या आएगा, ई इंटू ए, प्लस इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, 1 का इंटीग्रेशन डी ए के लिए करेंगे तो क्या आएगा, ई इंटू ए, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या 2EA हो जाएगा। तो ये तो हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, यानी हमने फॉर्मूले के थ्रू टोटल फ्लक्स इस सरफेस से इतना निकाला। अब हम फ्लक्स निकालेंगे गॉस लॉ से, ठीक है, बाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यार देखो हमने बोला था कि सिग्मा क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यानी टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। यहाँ से अगर चार्ज निकालें तो सिग्मा इंटू ए, चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो यार देखो यहाँ पर हम रख देंगे, सिंस Q इज इक्वल टू सिग्मा ए रख देंगे चार्ज की जगह पर, तो फाइनाइट कितना हो जाएगा, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, क्योंकि ये भी टोटल फ्लक्स और ये भी टोटल फ्लक्स तो एक दूसरे के बराबर आना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
भाई ये भी फ्लक्स, वो भी टोटल फ्लक्स, तो दोनों बराबर कर देंगे। तो 1 और 2 को बराबर करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना 2 इंटू ई इंटू ए, और सामने सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, एरिया से एरिया चला गया, यानी E इज इक्वल टू सिग्मा बाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाइंग है तो इधर डिवीजन में जाएगा, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने दूसरी एप्लीकेशन भी देख ली कि इनफाइनाइटली या ये यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। तो यार बड़ा इजी था, देखो कैसे किया हमने। पहले तो इसके लिए हमने गॉसियन सरफेस बनाया जो कि एक सिलेंडर बना। सिलेंडर में 3 सरफेस, एक इधर एक उधर, तीसरा ये कर्व्ड सरफेस। तीनों से जो फ्लक्स निकलेगा वो टोटल फ्लक्स। तो पहले वाले सरफेस से एक स्मॉल एरिया लिया, क्योंकि प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे फ्रॉम द चार्ज, और उधर भी अवे फ्रॉम द चार्ज, तो फील्ड लाइंस इधर। और इस वाले के लिए अगर एरिया वेक्टर बनाए तो परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, सरफेस के इधर, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल तो इनके बीच का थीटा 0। तो यार जैसे यहाँ पर वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर और एरिया वेक्टर भी 90 डिग्री पर, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो थीटा 0। थर्ड सरफेस में क्या होगा, थर्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इधर, लेकिन सरफेस के लिए परपेंडिकुलर ऊपर आएगा, यानी एरिया वेक्टर ऊपर। दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 90। तो यार आप देखते हैं टोटल फ्लक्स तो तीनों से मिलकर आएगा। तो फाइनाइट इज इक्वल टू डी फाई 1, क्योंकि ये तो छोटा छोटा एरिया था ना, तो इसके लिए जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल आएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 1, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 3। तो फाई 1 दोनों के बीच का एंगल 0, यानी ई डी ए कॉस 0, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। नहीं देखा है तो फ्लक्स की वीडियो देख लीजिएगा, ई डी ए कॉस थीटा। फिर यहाँ पर भी ई डी ए कॉस 0, क्योंकि इधर भी 0 था। तीसरे सरफेस के लिए थीटा 90 था, तो ई डी कॉस 90, कॉस 90 0, मतलब ये पूरा 0, यानी फाइनाइट इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 का मतलब 1, यानी ये बन गया ई डी ए, कॉस 0 मतलब 1, ये बन गया ई डी ए। अब दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो अंदर क्या बचा, 1 डॉट डी ए, और इधर भी ऐसे ही हुआ, तो अंदर बचा 1 डॉट डी ए। और इसका इंटीग्रेशन मैं कई बार करवा चुका हूँ कि 1 का जब भी इंटीग्रेशन किसी भी के साथ में, जैसे डी ए के साथ कराएंगे, तो एरिया बन जाएगा, यानी ई ए प्लस ई ए, ये हो गया 2E, यानी टोटल फ्लक्स कितना आया, 2E। अब फ्लक्स गॉस लॉ भी देता है, तो हमने क्या किया कि गॉस लॉ से लगाया फाइनाइट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो गॉस लॉ है। अब हम जानते हैं कि सिग्मा जो कि चार्ज डेंसिटी है वो टोटल चार्ज बाई एरिया, तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा इंटू एरिया। तो यार यहाँ पे हमने चार्ज की जगह पर सिग्मा इंटू एरिया रख दिया, तो फाइनाइट यहाँ से सिग्मा एरिया, ये भी टोटल फ्लक्स, ये भी टोटल फ्लक्स, दोनों बराबर आने चाहिए तो दोनों को बराबर कर दिया। 2E इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, एरिया से एरिया हो गया कैंसिल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यार यहाँ पर हमने इस चैप्टर को, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड था, उसको बढ़िया से कंप्लीट किया। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर आप लोगों ने पूरा लेक्चर नहीं देखा है या फिर आपको कोई दिक्कत है चैप्टर के अंदर, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो पूरे चैप्टर को आप अच्छे से देख सकते हो। तो यार अच्छे से पढ़िएगा। अब हमने सारे टॉपिक कर लिए, तो अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के लिए। तो अगले वीडियो से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, जो कि जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो यार कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिएगा, लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, क्योंकि अब हम करने वाले हैं जेईई और नीट के इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।